में त्रिपुरा में 8 मुख्यमंत्री बनाए गए, यानी कि जब वो पूर्ण राज्य बन गया 10 विधानसभा कार्यकाल पूरे हुए, जिसमें 8 मुख्यमंत्रियों ने त्रिपुरा पर राज किया। सचिंद्र लाल सिंह त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और अब तक त्रिपुरा में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी है। हालांकि इस बार भी वाम मोर्चे के साथ जोड़कर सरकार बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस। और अब तक त्रिपुरा में 7 बार सीपीएम की सरकार। हमने आपको बताया कि कैसे जो एक लालगढ़ त्रिपुरा को माना जाता था, 2018 में तस्वीर बदलती हुई। और वही जिसका जिक्र मैं कर रही थी, 2018 में पहली बार भाजपा की सरकार यहाँ बनी है। और त्रिपुरा में अगर देखा जाए तो 1993 से 2018 तक लगातार 5 बार सीपीएम की सरकार बनी और वाम वर्चस्व को खत्म किया 2018 में भाजपा ने। और त्रिपुरा की राजनीति में अगर भाजपा के पदार्पण का जिक्र किया जाए तो 1983 में राजनीतिक तौर पर त्रिपुरा में भाजपा चुनावी मैदान में उतरी थी। देखिए 1983 के बाद 2018 में सरकार बनाने में, यानी 35 सालों का लंबा सफर भाजपा ने तय किया। तो 44% मतों के साथ, यानी 60 सीटों का अगर हम आकलन देखें तो 44% मतों के साथ 35 साल बाद भाजपा ने विकास के मुद्दे को आधार बनाकर वहां पर अपनी सत्ता बनाई। बिल्कुल। और 2018 के चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 36 सीटें, माकपा ने 16 सीटें और आईपीएफटी ने 8 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर, क्योंकि भाजपा और आईपीएफटी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो कुल मिलाकर जो सीटें हुई थी वो 60 में से 44 हुई थी। तो ये दिलचस्प तथ्य जो हैं वो अभी तक क्या रहे 2018 तक, वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और अब की बार सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बना तो चुकी है, लेकिन क्या वो टक्कर दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। माकपा के कद्दावर नेता माणिक सरकार सबसे ज्यादा 4 बार और 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में जो सरकारी अमला रहा उसने किस तरह से शासन किया, और 2013 की जो बात थी वो निकलकर सामने आई कि 2013 के विधानसभा में 48% से ज्यादा वोट प्रतिशत लाकर सबसे बड़ी जीत वोट प्रतिशत के हिसाब से माकपा ने दर्ज की थी। तो आप देखिए समीकरण जो थे वो बनते बिगड़ते हर चुनाव में नजर आए हैं। तो सीट के हिसाब से भी सबसे बड़ी जीत माकपा ने साल 1977 के विधानसभा चुनाव में 51 सीटें जीती थी। तो लगातार ये हम सिलसिलेवार तरीके से जो दिलचस्प तथ्य अभी तक रहे हैं, जो इतिहास को, जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो जो बनते बिगड़ते हुए समीकरण नजर आ रहे हैं, वो दिलचस्प तथ्य विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और माकपा एक बार फिर माणिक सरकार पर विश्वास जताती हुई कि कैसे, और हमारे साथ विशेष मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। और हमारे साथ रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रवि जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर हम बात करें, क्योंकि हमने जैसा देखा है, तो जब हम विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि सरकार की बातें तो हमने लगातार की ही हैं, विपक्ष की अगर हम बात कर लें तो सीपीएम और कांग्रेस क्या अब की बार के चुनाव में आपको लगता है कि टक्कर दे पाएंगी? और अगर टक्कर दे पाएंगी तो कितनी मजबूती उन पार्टियों में जो आपसी समन्वय बैठाकर अब की बार के चुनाव में लड़ने के लिए वो उतरी हैं? तो आपको क्या लगता है कि अब की बार का जो मुकाबला होगा वो उनके लिए आसान होने वाला है या पहले से ज्यादा टफ होने वाला है? देखिए, यही एक एक्सपेरिमेंट है जिस पर सारे जो चुनाव के पंडित हैं उनकी नजर है कि वोटर के लेवल पर, जो इन पार्टियों के समर्थक के लेवल पर ये ट्रांसफर होता है कि नहीं वोटों का। क्योंकि पिछले बार का जो अनुभव है वो ये है कि लोग माकपा सरकार का एक विकल्प तलाश रहे थे और वह विकल्प उनको भाजपा में दिखा था। क्योंकि भाजपा वहां पर पहली बार इतने बड़े ढंग से और आक्रामक ढंग से चुनाव मैदान में उतरी थी, तो लोगों को लगा कि क्यों नहीं ये बदलाव त्रिपुरा में भी किया जाए। और लोगों ने, अन्य दलों के भी समर्थकों ने भाजपा का समर्थन किया था और इसलिए भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई थी। दूसरी बात यह है कि अगर इतिहास को देखा जाए तो वाम दलों और कांग्रेस के समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है और वह संघर्ष खूनी संघर्ष तक चला गया है। तो यह जो प्रयोग इस बार हुआ है, और देखिए अगर इनको, अगर पिछले चुनाव का आपने ही दिखाया है कि भाजपा गठबंधन और कांग्रेस माकपा गठबंधन की अगर सीटों को, जो अंतर को अगर देख लें प्रतिशत को,
तो वह बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 2% भी वोटों का प्रतिशत इधर से उधर होता है तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो वैसे में कांग्रेस के पास बहुत कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस 12 या 13 सीटों पर वहां चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला के बहुमत तो उसमें फिर अगर सरकार बनती है तो वो माकपा की ही सरकार होगी, कांग्रेस उसमें शामिल होगी। सबसे दिलचस्प ये बात है कि आने वाले दिनों में टिपरा मोथा कितनी सीट जीतती है और उसका रुख क्या होगा। जी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे या किसका समर्थन करेंगे। चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन परिणाम आने के बाद टिपरा मोथा का रुख क्या होगा, वो किनके करीब जाएंगे, वह महत्वपूर्ण है। रवि जी, इसमें यहाँ पर यह भी है कि जो त्रिपुरा का सियासी समीकरण है वो बाकी राज्यों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी वोट शेयर ज्यादा है। अगर उस लिहाज से समीकरण को देखें तो 32% से ज्यादा आदिवासी जो समुदाय है उसका वोट प्रतिशत बहुत अहम है। अगर हम 2018 की बात करें तो आदिवासियों ने एकमुश्त भाजपा को वोट किया, लेकिन जो अगर हम जिला परिषद की बात करें, जो आदिवासी बेल्ट है, वहां पर थोड़ी मुश्किल है। क्या लगता है आपको, कितना अहम है जब हम इस बार वोटिंग प्रक्रिया को देखते हैं? क्योंकि हमने ये जो समीकरण जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें टिपरा मोथा अब जुड़ गई, साथ ही साथ लेफ्ट के साथ कांग्रेस का करार। देखिए, ट्राइबल वोटों में स्थिति यह है कि उसको इस ढंग से समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से माकपा ने भी आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश की है। टिपरा मोथा उन लोगों के बीच है, लेकिन भाजपा के भी जो कई संगठन है, कई घटक संगठन है, वो निश्चित रूप से जनजातियों के बीच में काम करते रहे हैं। तो ट्राइबल वोट स्वीप होने की स्थिति में नहीं है किसी के भी पक्ष में। ट्राइबल वोटों का डिवीजन होगा कुछ सीटें, और मुझे लगता है कि वो जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें सभी दलों का अपना अपना लाभ भी होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्राइबल बेल्ट पूरी तरह से स्वीप हो जाएगा पर्टिकुलर किसी पार्टी में, ऐसा नहीं। उनमें हर दलों का प्रभाव अलग अलग सेक्शन में और अलग अलग इलाके में है। कई जनजातीय संगठनों ने उनके बीच में काम किया है, जनजातीय भावना से और उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में चुपचाप काम किया है, साइलेंटली। तो उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से भाजपा को मिला है और मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्राइबल जो जहां के जिनको कहा जाता है कि ये मूल निवासी हैं, असली बात है उनके अपने राजनीतिक आइडेंटिटी की, राजनीतिक हिस्सेदारी की। और यह जो टिपरा लैंड, ग्रेटर टिपरा लैंड की जो मांग उठी है, उसके पीछे की भावना यही है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमें हाशिए पर ठेल दिया गया है। हमें पॉलिटिकल वह इंपॉर्टेंस हमें भी मिलना चाहिए, हमें हमारा भी आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर होना चाहिए। ये एक डिमांड है, और मुझे लगता है कि ज्यादा ऑटोनॉमी देकर, ज्यादा से ज्यादा उनको स्वायत्तता देकर, जो देश ये तो घोषणा पर, तो ये तो कल का जो संकल्प पत्र था उसमें भी था डॉक्टर रवि जी की किस तरह से जो ये आदिवासी हैं उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी, और ये जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया उसमें भी काफी अहम तौर पर ये इंकित किया गया है भाजपा द्वारा। आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हम अपने दर्शकों को, क्योंकि सीटों का समीकरण बता रहे हैं, वोट मार्जिन बता रहे हैं, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कौन से वो उम्मीदवार हैं जो इस बार वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में हैं। माणिक साहा, जिन पर सबकी नजर है, भाजपा के चर्चित चेहरे। धनपुर ये सीट जो है वो माणिक सरकार जो टीएमसी जो लेफ्ट के बहुत अहम कैंडिडेट रहे हैं उनकी सीट है, जिसपे भाजपा की उम्मीदवार प्रतिमा भौमिक इस बार चुनावी ताल ठोकते हुए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बनमालीपुर है, जिसमें राजीव भट्टाचार्य हैं, भाजपा से ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और त्रिपुरा में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम वीवीआईपी सीट्स हैं जिनको हम आप बारीकी से आपको दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि उनकी प्रोफाइल भी क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, सुदीप रॉय बर्मन हैं, अगरतला से कांग्रेस से ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन के पुत्र हैं। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री ये देखने को मिला था। उसके बाद कैला शहर की अगर हम सीट की बात करें तो विराजित सिन्हा कांग्रेस से त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तो साफ तौर पर क्योंकि ये चुनाव के दिग्गज चेहरे हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और ये वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं, तो सिमना से वृषकेतु देव वर्मा, टिपरा मोथा से
जो इनकी पार्टी है, वर्तमान विधायक एवं बाकी नेता आईएफटी से ये रहे हैं। सीपीआई एम प्रदेश सचिव से जितेंद्र अगर हम बात चौधरी हैं, करें, जितेंद्र चौधरी सीपीआईएम से। और सबसे बात यहाँ पर ये कि लेफ्ट गठबंधन के जीतने की स्थिति में वो अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में भी मान रहे हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं ये पूरी जो दिग्गज है उनको आप तक पहुंचाने की, जो वीवीआईपी सीट्स हैं। प्रतिमा भौमिक भाजपा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री, और पहली पूर्वोत्तर की वो राज्य मंत्री है, महिला राज्य मंत्री, इन पर सबकी निगाहें हैं। और साथ ही राजीव भट्टाचार्य जी, इन पर भी नजरें हैं, क्योंकि त्रिपुरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में। माणिक साहा, हमने आपको दिखाया कि वो बोरदोवली से चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर सभी की निगाहें हैं। खासतौर पर जितेंद्र चौधरी, जिनका जिक्र किया गया, वो माकपा के राज्य महासचिव हैं और लेफ्ट गठबंधन के जीतने की स्थिति में अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मान रहे हैं। एक बार ब्रेक पर जाने के बाद जब वापस लौटेंगे फिर दिखाएंगे कि ये वीवीआईपी जो सीट्स हैं वो कितनी अहम है, क्योंकि इन उम्मीदवारों की जो साख है वो दांव पर है। वक्त छोटी सी ब्रेक कर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारी खास पेशकश जनादेश हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ पल पल की जो अपडेट है उस पर हमारी पैनी नजर है, और क्या आपकी बार के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं उसको भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं चुनाव में कांटे की टक्कर किन किन उम्मीदवारों के बीच है। वीआईपी वर्सेस वीआईपी, ये वो सीटें जिन पर सभी की नजरें। देखिए, ये सबसे अहम सीट, माणिक साहा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की तरफ से फिर से चुनावी टाल ठोकते हुए, और टाउन बोरदोवली से उनका मुकाबला जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से। और भाजपा से प्रतिमा भौमिक धनपुर की ये सीट हम आपको दिखा रहे हैं। सीपीआईएम कौशिक चंदा के बीच इनकी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भाजपा से ही राजीव भट्टाचार्य हैं जो बनमालीपुर की ये सीट है, और कांग्रेस से गोपाल चंद्र रॉय ताल ठोक रहे हैं। तो कांटे की टक्कर जो वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच जो नजर आ रही है वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के सुदीप रॉय बर्मन अगरतला से, भाजपा पापिया दत्ता ये भाजपा से लड़ रही हैं अब की बार और चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जीत किसके खाते में जाती है। कांग्रेस से विराजीत सिन्हा कैला शहर की ये सीट, और भाजपा से मोबेशर अली। तो ये कांटे की टक्कर जो वीवीआईपी सीट्स हैं उनमें कौन कौन से उम्मीदवार अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। ये बहुत अहम सीट सिमना, जहां टिपरा मोथा से वृषकेतु देव वर्मा और वहां से भाजपा से विनोद देव वर्मा। और टिपरा मोथा इस बार त्रिकोणीय मुकाबले को अहम बनाने में लगातार आगे आदिवासी पार्टी है। सीपीआईएम से जितेंद्र चौधरी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, माकपा के राज्य महासचिव हैं, अपने आप को सीएम दावेदार भी मान रहे हैं। और सबरूम ये विधानसभा सीट है, और भाजपा से शंकर रॉय उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोकते। तृणमूल कांग्रेस वापस सियासी जमीन तलाशने के लिए पूजन विश्वास रामनगर की सीट से और सुरजीत दत्ता उनको टक्कर देते हुए भाजपा से। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। माणिक साहा, हमने आपको बताया कांग्रेस से आशीष कुमार साहा उनके समक्ष खड़े किए गए हैं। साहा और कैसे टाउन बोरदोली, ये वो सीटें थी जिसका जिक्र भी हम करते गौरव, सबसे ज्यादा अंतर से जीती है भाजपा की ये सीट, जिसमें प्रतिमा भौमिक खड़ी है। धनपुर, ये जो माणिक है, माणिक सरकार जो कि लेफ्ट के सबसे अहम मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिपुरा के, उनकी अहम सीट जिस पर भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है। बंगाली समुदाय को लेकर भी अगर हम बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर काफी संख्या में नजर आते हैं। और ऐसे में रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी उनसे सवाल जवाब हो रहा था। मेरा सवाल रवि जी आपसे ये है कि जब हम टीएमसी की बात करते हैं तो अब की बार आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीएमसी के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बंगाली समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो वोट शिफ्टिंग है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो क्या आपकी बार में ये एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी, और एक मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में टीएमसी ने त्रिपुरा पर धावा बोला था बंगाल चुनाव के बाद कि हम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा की बारी है, इस चुनाव में
वह गर्मी, वह ताकत, वह आक्रमण नहीं दिख रहा है। और यही हम लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि जिस ढंग से अभी तृणमूल कांग्रेस मेघालय में लगी हुई है, जितने आक्रामक ढंग से प्रचार कर रही है, त्रिपुरा में सडनली रहस्यमय ढंग से त्रिपुरा का में टीएमसी का टोन डाउन हुआ है। यह लोगों में चर्चा का विषय है। जिस ढंग से लोग शुरुआती दौर में, आपको भी याद होगा कि उसके बाद तो लगा कि अब बंगाल से ये हवा त्रिपुरा शिफ्ट कर रही, वह दिखा नहीं। टीएमसी ज्यादा जोर मेघालय पर दे रही है। वहां पर सुश्री ममता बनर्जी आकर 2 बार वहां पर जा भी चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वो जो बंगाली भाषी मतदाता है त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल दोनों के मानसिकता में भी अंतर है। तीसरी बात यह है कि उसमें जो बांग्ला भाषी मतदाता है वो भी कांग्रेस के भी समर्थक हैं, भाजपा के भी समर्थक हैं, उसमें माकपा के भी समर्थक हैं। तो इसीलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि इस भाषा के लोग हैं तो उसके लिए उनके प्रति उनका ज्यादा रुझान है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर यह वोटों का जो ट्रांसफर है, ये जो अलायंस हुआ है, यह अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है, अगर कांग्रेस माकपा अलायंस को कुछ परसेंटेज अगर इनको फायदा होता है तो निश्चित रूप से मुकाबला दिलचस्प होगा। एक और चीज थी, प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा के प्रति एक माहौल बनाया और यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार परफॉर्म करना चाहती है, सिर्फ घोषणा नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए। यह अलग बात है कि त्रिपुरा की जो अपनी भाजपा की इकाई थी या जो सरकार थी, उनके इंटरनल फाइट्स थे, फिर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और अभी भी वहां पर उनमें थोड़ी सी दिक्कत है। वो चूंकि केंद्र के नेताओं का दबाव जब पड़ा तब सारे लोग एकजुट हुए हैं कि पार्टी को एकजुट करना है। तो त्रिपुरा चुनाव में भी मैंने देखा कि प्रधानमंत्री का जो एक प्रभाव है, एक जो आभा मंडल है उनका, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, प्रधानमंत्री को सुनना पसंद करते हैं। और अगर त्रिपुरा में भाजपा की वापसी होती है तो निश्चित रूप से उसमें प्रधानमंत्री का जो परफॉर्मेंस रहा है वह एक बड़ा कारण हो। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं हम उसी को, जो जमीनी हकीकत से जुड़े हमारे रिपोर्टर्स हैं जो लगातार वहाँ मौजूद रहे जब प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री ने वहाँ रैली की आप वहाँ मौजूद थे, जो एक टोन डाउन इफेक्ट जिसका जिक्र रवि साहब कर रहे हैं टीएमसी का है, क्या वो टोन डाउन इफेक्ट प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ पर रैलियां की उस वजह से, या फिर हम ये कहें कि टिप्रा मोथा जैसे एक अपग्रेडेड पार्टी होकर लोगों के बीच जा रही है, भावभीनी अपील कर रही है, उसका भी असर आप देखते हैं? देखिए, टिप्रा मोथा की अगर बात करें तो निसंदेह उनका जो हमने देखा, उनकी सभाओं में जो भीड़ देखी या जो हमने आम लोगों से जब बात किया, तो टिप्रा मोथा के प्रति एक सेंसिटिव है वो जो ट्राइबल जो जनता है, क्योंकि राजा रहे हैं, उनके दादा राजा रहे हैं और राजा का उनके प्रति रहा सम्मान रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, परसों जब प्रचार का अंतिम दिन था और उस अंतिम दिन में जब टिप्रा मोथा के जो हेड है प्रद्युत देव बर्मन, उन्होंने मंच से साफ साफ कह दिया कि ये मेरा आखिरी पॉलिटिकल रैली है और इसके बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं हॉस्पिटल खोलूँगा लोगों के लिए, मैं स्कूल खोलूँगा लोगों के लिए, लेकिन मैं राजनीति का मेरा ये आखिरी मंच है। तो ये एक इमोशनल, आप कहें कि इमोशनल भी हो सकता है राजनीतिक गलियारे में, क्योंकि मैं अगर बिहार से बिलोंग करता हूं तो नीतीश कुमार जब भी चुनाव लड़ते हैं लास्ट में कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए मतदाताओं से ये होता है। अब प्रद्युत देव बर्मन ने ऐसी बात जब कही है तो उसके पीछे भी कारण है कि उनके दल के अंदर ही विद्रोह हुआ है, क्योंकि वो 2 दिन पहले लेफ्ट और कांग्रेस के जो निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार थे रामनगर से, वहां पर जाकर उन्होंने खुली घोषणा की, उनके समर्थन में आकर वो खड़े हो गए। वहां पर सुदीप राय बर्मन भी मंच पर थे, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता है। तो उनकी ही पार्टी के अंदर, यानी टिप्रा मोथा के अंदर ही ये चीज हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने कांग्रेस से भी दूरी बना रखी थी, लेफ्ट से भी दूरी बना रखी थी, भाजपा से भी दूरी बना रखी थी। तो आखिरकार कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि आपको लेफ्ट और कांग्रेस के मंच पे जाना पड़ा। तो ये चीज टिप्रा मोथा के जो संयोजक है, इन्होंने जाहिर किया कि मुझे अपने लोगों ने ही छला है, इसलिए मैं
राजनीति का मेरा ये ठीक है। आखिरी मंच है। अब देखना होगा ये इमोशनल उनका ये था या पॉलिटिकल था, ये आने वाला समय, यह मतदान के जो आज दिन है जी। और उसके बाद जो 2 मार्च का जो दिन है वो बताएगा। बिल्कुल, टिपरा मोथा से जुड़ी अगर बात आती है तो आदिवासी समुदाय की भी बात होनी बहुत जरूरी है। कुमार आलोक अब बने रहिए हमारे साथ, धीरज का रुख कर लेते हैं। धीरज, आदिवासी समुदाय की जब हम बात करते हैं तो 32% से ज्यादा यहाँ पर मतदाता है। ऐसे में अगर हम साफ तौर पर देखें तो पिछले चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें जो निकालने की बात सामने आई थी, तो इस समुदाय का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है चुनाव में? क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था कि बीजेपी के खाते में तमाम सीटें गई थी। अब की बार क्या लग रहा है, क्या इस समुदाय का जो फैक्टर है वो अब की बार और ज्यादा प्रभावी नजर आएगा? देखिए, आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री की रैली का, उनकी जनसभाओं में लोगों की भीड़ जुटने का और उसके बाद आदिवासी समाज का। मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रधानमंत्री की 2 रैलियां यहां कवर की है और अगरतला में जबकि प्रधानमंत्री की रैली हुई थी तो उन्होंने एक बात का खास तौर पर जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने जो विकास की जो रेखा खींची है त्रिपुरा के लिए, पूरे त्रिपुरा राज्य के लिए, तो उस विकास की रेखा में त्रिपुरा राज्य का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको कि उस विकास का लाभ नहीं मिला होगा। हमने अगर आवास योजना दी है तो उस आवास योजना का लाभ संपूर्ण जाति को, संपूर्ण लोगों को, त्रिपुरा के निवासियों को मिला है। इसमें हमने ट्राइबल को अलग नहीं किया है या बंगाली समाज को हमने अलग नहीं किया है। हमने अगर घर घर तक नल से पानी पहुंचाई है तो इसका फायदा सारे लोगों को मिला है। किसानों को अगर हमने दी है किसान समृद्धि तो इसका फायदा हर किसी को मिला है। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो 500 रुपये मिलते थे उसको अगर बढ़ाकर 2000 रुपये किए गए हैं तो उसका जो लाभ है इस जो त्रिपुरा के सबसे वंचित और गरीब और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किस समाज का रुझान किस तरफ है। बिल्कुल, तो कई मायनों में इतिहास लिख सकता है त्रिपुरा। बहुत संक्षिप्त में, समय मेरे पास कम है। कुमार आलोक, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि जब हम तमाम उम्मीदवारों का जिक्र कर रहे हैं, प्रतिमा भौमिक का नाम लगातार सामने आ रहा है, खास तौर पर क्योंकि जिस सीट से उन्हें भाजपा ने सियासी मैदान में उतारा है वो हम कह सकते हैं लेफ्ट का गढ़ है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अटकलों का बाजार अगर सही माना जाए कि त्रिपुरा को पहली मुख्यमंत्री भी महिला के तौर पर प्रतिमा भौमिक मिल सकती हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की आप ये एक सच्चाई उसमें देख पा रहे हैं? देखिए, प्रतिभा भौमिक की अगर हम बात करें तो वो कद्दावर कैंडिडेट है और एक तरह से आप उस गढ़ से वो चुनाव लड़ रही है, धनपुर से चुनाव लड़ रही है। मानिक सरकार जो 4 टाइम के मुख्यमंत्री रहे हैं, त्रिपुरा के कई कद्दावर नेता रहे हैं और उनका गढ़ रहा है और उस गढ़ में चुनौती दे रही है प्रतिभा भौमिक। तो आप समझ सकती हैं कि अगर वो वहां से अगर जीत हासिल करते हैं तो अपने आप में एक बादशाह के रूप में स्थापित होगी। और अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन प्रतिभा भौमिक जो लड़ाई लड़ रही है वो काफी बहुत ताकतवर लड़ाई है और वहां से अगर जीत वो हासिल करती है तो अपने आप में एक कद्दावर नेता बिल्कुल कुमार, क्योंकि त्रिपुरा की पहली और पूर्वोत्तर की दूसरी ऐसी महिला है जो केंद्रीय मंत्री बनी है। समय हमारे पास कम है, बहुत सी ऐसी बातें जो लगातार आगे भी बुलेटिन्स में हम कुमार आपसे और धीरज आपसे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप दोनों का ही इस चुनावी विश्लेषण के बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों पर प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि बहुत ही विस्तार से आपने सारी चीजों पर रोशनी डाली है जो दर्शक साफ तौर पर समझ पाए हैं। बिल्कुल, तो इस चुनावी पेशकश में लगातार हम जो हमारे बुलेटिन है उसमें हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन लगातार इस मंच के माध्यम से भी हम उन दर्शकों को जो कि त्रिपुरा में है उनसे यही कहते हैं कि अगर आप जो वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए तो आज का दिन बहुत अहम, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि एक वोट सोच बदलने की ताकत रखता है। तो इस खास पेशकश जनादेश में बस इतना ही। मुझे और गौरव को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर जारी है। नमस्कार।